अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, आज की सुबह का आगाज हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार से करेंगे, ठीक है? हाँ। आप 5 साल के थे और उस वक्त क्या सोचते थे? टिल 50 ईयर्स। ओहो, लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानी है और इससे हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिलेशन पता चलता है कि एक औलाद जब छोटी होती है क्या सोचती है अपने बाप के बारे में, और जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर वो अपने वालिद साहब के बारे में क्या सोचती है। सुने भाई, 5 इयर्स। और ये बड़ा जबरदस्त किसी का स्टेटस था ट्विटर पे, ये मैंने देखा वीपीएन लगा के मैंने सोचा कि मैं नाजरीन के लिए लेके आऊंगी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई और वी फील अबाउट आवर फादर्स। 5 इयर्स ओल्ड, 5 साल की उम्र में हम कहते हैं अब्बा जी को सब पता है। हाँ सही है। 7 साल की उम्र में अब्बा जी को पता है। हाँ पता है, सब नहीं, सबका वर्ड हज़फ हो गया। ओके। 10 साल की उम्र में शायद अब्बा जी को पता हो। हाँ अच्छा, 12 साल की उम्र में अब्बा जी को नहीं पता। ओके, 12 में आ गया ये। 12 में आ गया। 14 साल की उम्र में अब्बा जी तो कुछ खिसक से गए हैं। क्या हो गया अब्बा जी, क्या कह रहे हैं आप? इस किस्म की हमारी होती है सोच। फिर 16 साल की उम्र में अब्बा जी को सीरियसली नहीं ले सकते। हाँ। 18 साल की उम्र में अब्बा जी को क्या पता। हाँ मुझे पता है भाई। अच्छा, 22 साल की उम्र में डैड्स आर टॉकिंग रबिश। अब्बा जी क्या कह रहे हैं? ये अंग्रेजी में जरा सॉफ्ट लगता है, उर्दू में इसका मुझे ना वो समझ नहीं आ रही कि मैं अब अब्बा जी को कैसे बताऊं ये कि आप क्या कह रहे हैं। उल्टी, वाह क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा भाई इसके बाद है 24 साल की उम्र में मुझे आपसे ज्यादा पता है, ठीक है, ये होता है। फिर है 26 साल की उम्र में लगता है अब्बा जी को कुछ चीजों का पता होगा, इन बातों का पता होगा। 30 साल की उम्र में मेरा ख्याल है अब्बा जी से पूछ लेते हैं। ओके, अब बदल रही है ना, अब बाजी बदल रही है, अब बाजी पलट रही है। 40 साल की उम्र में कितनी जबरदस्त बात है कि हमारे वालिदैन को हर चीज पता है। हाँ बिल्कुल, कितनी नेमत है। ठीक है, अब ये मामला उलट गया बिल्कुल। 45 साल की उम्र में अब्बा जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और 50 साल की उम्र में खड़े रहे और 50 साल की उम्र में काश अब्बा जी होते तो मैं उनसे मशवरा करती। देख लें ये लाइफ क्या फुल साइकिल है, और ये वाकई ऐसा होता है और बस इसको नहीं करना चाहिए। और टीनेज तो खास तौर पर इससे बच कैसे सकते हैं? ये है। हाँ, ये हर नस्ल करेगी, ऐसा ही होगा। ये जब तक आपकी अपनी औलाद नहीं होती वो आपको उसका एहसास नहीं होता। अगर आप इसमें कहें कि ऐसे जुमले कहने वाले ये तुम्हारा कसूर है, तो क्या वाकई उसका कसूर है या ये दुनिया है ही ऐसी? दुनिया ऐसी है। कुछ लोग वैसे समझदार होते हैं, वो टाइमली इस चीज को रियलाइज करते हैं कि उनका माँ बाप का एक्सपीरियंस उनसे कई ज्यादा है और बहुत सारी चीजों में उनका मशवरा आपके लिए बेहतरीन होगा क्योंकि उसमें सिंसेरिटी का लेवल अलग होगा। सबसे ज्यादा सिंसेरिटी आप दाएं बाएं तो जरूर घूमें, दोस्तों के पास चले जाएं, बाब ये जो होता है ना हमारा फ्रेंड्स का सर्कल जो है उससे जाके हम मशवरा करेंगे, वो होता है बिल्कुल। लेकिन माँ बाप से सिंसेर तरीन शख्सियात मुझे तो खैर इस दुनिया में कोई नजर नहीं आई है आपकी औलाद के लिए। भाई सोचने पर हम आपको मजबूर करते रहेंगे जी। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। हाँ जी, तो ये है सुबह जानदार और लाइफ शानदार का मामला। भाई मौसम साहब क्या खबरें हैं? सुबह जानदार है, लाइफ शानदार है। सुबह हमेशा ही जानदार होनी चाहिए और आप लोग कर देते हैं, थोड़ा सा करते हैं एंथुसियास्ट। आपको देख के मुझे लगता है कि एनर्जी आ जाती है। बस इसका हम बिल देना शुरू करेंगे। बिल इस एनर्जी का जो मैं आपको खबरें देना शुरू कर सकता हूँ। बिल मेरे पास जो है ना, भाई कल रात में जो हुआ है आप लोगों को पता ही नहीं है। वो क्या हुआ? कल रात में ये जो पाकिस्तानी हुकूमती जो इदारे हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हमारे लिए, हम सब के लिए सही है, वो काम कर रहे हैं। तो कल रात में देखें उन्होंने क्या काम किया है। क्या किया है? बिजली की कीमत बढ़ा दी, 7 रुपए बढ़ गई बिजली की कीमत, पता ही ना चला किसी को, कानो कान खबर ना हुई। ये मैं बता रहा हूँ आपको, देख लें जाकर। सही बात अब जो और जनवरी की मद में बढ़ी है, मार्च का जो बिल आएगा पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसी ही मिलती जुलती जो खबरें हैं ना, इसकी आदत डाल लें, अगले 6-8 महीने तो कम से कम डाल लें। क्योंकि हम आगे फिर जा रहे हैं, ये भी हो सकता है वैसे 1-2 साल। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं, जो कल ही हम बात कर रहे थे, सदर साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं तो इजलास नहीं बुलाने वाला है। अब क्या हुआ है? लेकिन अब ये हुआ कि स्पीकर साहब ने बुला लिया है कि 29 फरवरी का इजलास मतलब तलब कर लिया गया है। उसके बाद वही इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई होती है, उसके बाद वोटिंग शोटिंग, पहले तो हल्फ लेंगे अरकान, उसके बाद बाकी जो है ना मराहिल जो तय किए जाएंगे, चूँकि उसमें स्पीकर कौमी असम्बली उसकी अपॉइंटमेंट होनी होती है। उसके बाद फिर कानून है ना, कानून है कि 21 दिन के अंदर आपने इजलास बुलवाना है। थी कि वो 29 फरवरी आखिरी डेट थी, कानून था कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, तो
उन्होंने कहा भाई करवाओ। तो कानून ये था कि 21वें दिन से पहले इजलास बुलाना होता है। बिल्कुल। तो और मेरा ख्याल है 22वें दिन तो वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा बस जुम्मे को। मैक्सिमम यही यकुम तक जो है ना हमें नए वजीर आजम मिल जाएंगे, जो कि हमें पता ही है वही चीज़ के सारी जो है सारी वजीर आला तो मिल गई ना कल। और वजीर आला देखे काम भी बड़े जबरदस्त, फौरन उन्होंने अवामी खिदमत के लिए वो कहते हैं ना चार्ज संभाल लिया। आईपैड मांगोगे, जबरदस्त ऐलान कर रहे हैं, आईपैड मांगोगे आईपैड देंगे, लैपटॉप मांगोगे मैं लैपटॉप देंगे। ये बाकायदा उन्होंने इस तरह से बात की है। अच्छी लगी कि एटलीस्ट शी वाज क्लियर हेडेड, उन्हें पता था कि चूंकि शायद वो पीछे जाहिर उनके वालिद साहब का एक्सपीरियंस, उनके चचा का एक्सपीरियंस, तो वो एक मुतवाज़न जिसे कहते हैं स्पीच थी। और दूसरा जब उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो उन्होंने ऐलानात किए, इंपॉर्टेंट ऐलानात जो किए उन्होंने, उसमें क्या क्या था? एक तो उन्होंने कहा भाई पुलिस में रिश्वत का कल्चर हम खत्म करेंगे, महंगाई पर जो है वो हम काबू पाने की कोशिश करेंगे, रिलीफ के इकदाम कोशिश कर सकता है ना इंसान। प्राइस कंट्रोल के लिए उन्होंने फौरी प्लान तलब किया है और थाना शालीमार का दौरा किया उन्होंने। आईजी पंजाब ने फ्रंट डेस्क में दर्ज शिकायत के बारे में उनको ब्रीफिंग दी जी। और उन्होंने कहा है कि 15 रुकनी का। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, किससे, हमसे या उनसे? अवाम से, कि जितने भी आप लोगों ने जिसके भी हक में नारे मारने थे आप लोगों ने मार लिए, आपने जिसको वोट देना था आप लोगों ने दे लिया। अब बारी आ गई है एक क्रिटिकल आय रखने की कि आया जो दावे वादे हमसे किए गए हैं क्या वो पूरे किए जा रहे हैं या उस जगह कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़ो यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अब ना नारे मारने का वक्त गुजर गया है, ठीक है। पहले हालांकि मैं समझता हूँ नारे, अब जो है काम अगर होता है तो आप देखें, मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल पूरा सिनारियो जो होता है ना, पूरा प्रोसेस जो अवाम के लिए है वो ये है, आप क्रिटिकल आए रखें गवर्नमेंट्स पे, आप देखें कि काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप उनको वोट ना करें, दैट्स फाइन। मतलब ये नारे मारने आगे पीछे घूमना ये हमारा काम इतना नहीं होना चाहिए। हो गया सही। तो अच्छा, अब जो कैबिनेट उन्होंने बनानी है सबसे पहले, हाँ जी, उन्होंने ऐलान क्या किया है कि भाई 15 रुकनी लोग होंगे। बिल्कुल, 8 अरकान का ताल्लुक जनूबी पंजाब से होगा। मुस्लिम लीग काफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़ाहिर है आज़मा बुखारी को वजीर इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान नजर आ रहा है। इमरान नज़ीर जो हैं वो हेल्थ देखेंगे, बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ, सलमान रफीक सेकेंडरी हेल्थ देखेंगे। फिर सिंध में भी मुराद अली शाह साहब आ गए। 7 रुकनी इब्तिदाई काबीना सिंध में आज हलफ उठाएगी और नौमुंतखब वजीर आला जो है मुराद अली शाह साहब, उनके साथ ही काबीना अरकान का भी आज हलफ बर्दारी होगी। और पहले मरहले में अजरा पिचोहो, नासिर हुसैन शाह और शर्जील इनाम मेमन जो है वो वजीर बनेंगे। मखदूम महबूबुज़्ज़मान, सईद गनी, ज़ियाउल हसन और जाम खान शोरो जो है वो भी शामिल होंगे। तो ये वहाँ की सूरत हाल है सिंध की। अच्छा, मरियम साहिबा के साथ कल एक वाकया हो गया, उसकी बड़ी जबरदस्त जो है वो क्लैरिफिकेशन आ गई है। मरियम साहिबा के साथ वाकया नहीं हुआ, वाकया तो मुज़मा कारदार साहिबा के साथ हुआ, मतलब जो फिर रिवर्स हो गया। मरियम साहिबा से सरजद हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ। लोगों ने बड़ा उस पे मतलब बड़ी बातचीत उस पे तो शुरू हो गई। असल में लोगों का मसला पता है क्या है? लोगों का इशू ये है कि आपने एक वीडियो देखी और उसके ऊपर आपने जो है वो जैसे होता है ना, बस बैटिंग करना शुरू कर दी, टक 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 टक, चलो इसको फैलाओ उसको फैलाओ, ये हो गया, ये देखो ये कर दिया, ये देखो ये कर दिया। लेकिन जो आपके जो ग्लिम्पसेस होते हैं ना वो झूठ नहीं बोल रहे होते, कुछ चीजें बड़ी ना क्लैरिटी के साथ नजर आ रही होती हैं। और मुझे लगता है कि वो जो उनका स्टैंड था, आप थोड़ा सा मुश्ताक होके जो है ना, मुश्ताक नजरों से जो उनका स्टैंड था ना लोटाक्रेसी के हवाले, हालांकि हमारे यहाँ सारे ये बात करते हैं, बड़ा सख्त था कि उनकी जो जगह है वो बाथरूमों में, हालांकि वो जिस तरह की क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आई वो भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि वो एक कोशिश कर रही हैं कि इस मामले को, चूंकि जाहिर क़यादत के साथ हम सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो मिली उनसे, उन्होंने उनका हाथ हटाया, उसके बाद उनकी एक्सप्लेनेशन आई ना कि हमें मान लेना चाहिए। असल चीज क्या आप कह रहे हैं कि जो हमसे कहा जाता है आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। नहीं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, हम तो देखिए वो मौका आया ना दूसरी साइड का सामने, मिसाल के तौर पे वो हम दिखा रहे हैं। एक वीडियो देखी जिसमें मैं शिफा से कोई बात कर रहा हूँ और मैंने शिफा को लगा एक्शन के भाई गुस्सा कर रहा हूँ, तो अब आप मुझसे पूछेंगे ना भाई क्या हुआ, या क्या खुद क्या साराइयाँ करेंगे? नहीं, ये तो ठीक है बात, यही ठीक है, लेकिन यही ठीक है। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप अगर आप दोनों की अच्छी बनती है ना तो फिर आप कोशिश करेंगे कि यार इस मामले को ना आप झूठ बोलेंगे, आप झूठ का सहारा लेंगे। सियासतदानों के मामले में झूठ सच का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीसरी पार्टी का मौका आया वो आपको सुनवाते हैं कि उज़्मा कारदार साहिबा क्या कह रही हैं। नाश्ता कर रही थी, हलवा पूड़ी खा रही थी, तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया, तो मैं
जज्बात में आके तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भी मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं, तो मैंने उनको उठ के तो हक किया और फिर सडनली आई रियलाइज के मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है, तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर दिया। मुझे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। खुदा का वास्ता है ये इस तरह की फजूल हरकतें करनी आप बंद कर दें। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थी भाई। हलवा पूरी खा रही है खातून, और अगर हाथ लग जाएगा कपड़े खराब होंगे, विच इज नॉर्मल, विच इज नेचुरल। हमारे साथ भी होता, हम भी यही करते। हाँ बस सिंपल। हाँ बिल्कुल सही है, सही बात है। तो ये तो खैर पंजाब की बात हो गई। केपी में भी आज जो है हो जाएंगे मुंतखब। बेसिकली इस दफा इंतखाबात के बाद तारीखों पे तारीखें निकल रही हैं। मतलब पंजाब में जा रहे हैं ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। पंजाब में पहली खातून वजीर आला आई और केपी में पहला आज़ाद वजीर आला जो है टेक्निकली वो इलेक्शन लड़ेंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो बाद में जो उनके रुकन हैं वो उनको वोट देंगे। और सूबे की हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है। खातून को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का भी इम्कान है। ये भी तारीखी होगा कि पहली खातून जो है वो वहाँ पर डिप्टी स्पीकर होंगी। सिंध में एंथनी नवीद साहब डिप्टी स्पीकर बने, पहले क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले, विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव जी, जबरदस्त। बहरहाल जी ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपकी मुलाकात एक ऐसी खास शख्सियत से कराएंगे कि आप सब जो छाई हुई थी बिल्कुल पिछले 1-2 दिनों से वो छाई हुई है, बिल्कुल वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक हियर पाकिस्तान मॉर्निंग्स। अब आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत से करवाएंगे और तमाम जो मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी खास तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी बहादुर पुलिस ऑफिसर खातून के जिन्होंने एक खातून की जान बचाई। वो वीडियो जो है वो वायरल है और आप सब जानते हैं वो वाकया क्या हुआ था कि खातून एक मार्केट में थी, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उसके ऊपर अरबी लिखी थी, खत्ताती हुई भी थी और लोगों को वहाँ पर कन्फ्यूजन हुई और फिर उसके बाद उस खातून की जान के लाले पड़ गए। लेकिन ये बहादुर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँची और इन्होंने उस खातून की जान बचाई। हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा, ASP फ्रॉम पंजाब पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से सैल्यूट है जी आपको। प्लीज आइए जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा, वक्त देने का, आने का और एक बड़ी बेमिसाल किस्म की मिसाल सेट करने का। उस दिन जो आपने किया वो खैर हम तो समझ सकते हैं कि किस प्रेशर में थे आप भी, वो खातून भी। लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी। ये भी हम पूछेंगे कि आपको वाक़े का कैसे पता चला, आप वहाँ पे कैसे पहुँची, ड्यूटी पर थी या इन्फॉर्म किया गया आपको। लेकिन अगर उस दिन खुदा न खास्ता आप वहाँ पर ना होती या हमारे पुलिस के एहलकार बाकी भी वहाँ पर लेट पहुँचते और वहाँ पर हमें पुलिस की नुमाइंदगी ना नज़र आती, आपको क्या लगता है, आपकी क्या असेसमेंट है, उस दिन क्या हो जाना था? बेसिकली जब हम लोग किसी मॉब से डील कर रहे होते हैं, आई होप आई एम ऑडिबल, बिल्कुल थोड़ा सा लाउड बोलें। जब हम लोग मॉब से डील कर रहे होते हैं उसकी आयरनी ही ये है कि यू कैन नॉट पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। जी, तो अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं तो इवेंचुअली पीपल टेंड टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसके बारे में आप वैसे सोच नहीं सकते एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि बाद में आप किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। तो एक लेवल ऑफ डेटरेंस जो है सोसाइटी के अंदर, इट्स इनएविटेबल, इट्स नेसेसरी इन ऑर्डर टू कीप पीपल इन चेक। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स ना होते तो इट वुड हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक इवेंट्स दैट वी। और लाहौर से एग्जैक्टली और उसके लिए सबसे जो माइंड बॉगलिंग बात थी वो ये थी कि अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट वाज टेकिंग प्लेस, तो हमारा PSL का मैच जो था वो स्टार्ट होना था 1 घंटे बाद। तो आई वाज लाइक, एक इंटरनेशनल इवेंट है, you've got international broadcasters coming in, people are coming in to watch the match, और simultaneously parallel कुछ किलोमीटर्स दूर अगर ये इंसिडेंट हो जाता तो it would not have reflected well on the country। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो वाकया था
आप थोड़ा सा अगर इसकी तफसील बता सकें कि वहाँ पर आप पहुँची कैसे, क्या था मंजर, क्या माहौल था, और जो बचाने वाला सारा जो सिलसिला। बेसिकली 15 की कॉल चली थी 1:30 के ऊपर की एक खातून है जिन्होंने नाजेबा लिबास पहना हुआ है, बिकॉज ऑफ विच सर्टेन रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैव बीन हर्ट, एंड उसे ये कहा गया कि आप बुर्का उतार दें और कपड़ा दूसरे कपड़े पहन लें और सर ढांप। तो शी आर्ग्यूड विद द पर्सन एज टू हु इज ही to say something of this sort to her, considering she's coming with her husband. So this argument ensued, and later on the crowd gathered around her. अच्छा, अब वो उसे एक शॉप से दूसरी शॉप में लेके गई, तो eventually she went to the cafe, उधर उसे बैठा दिया गया। छोटी दुकान थी, शटर्स नीचे कर दिए गए, and people started gathering around. अगर आप इचरा की गलियों में गई हो तो you would know that they were very convoluted sin, and you know they were, तो उधर overly populated जगह है वो, and it is 5 to 6 let's just say 5 to 6 minutes walk away from the main road. अब फिरोजपुर रोड की डायरेक्ट एक्सेस उस एरिया को नहीं है, पाकिस्तानी चौक को, so you have to walk for 5 minutes or 6 minutes. तो उधर हमारी गाड़ी पहुंचाने का सबसे बड़ा इशू था, दूसरा ओवर पॉपुलेशन का इशू था, तीसरा शटर डाउन करके अपनी खातून को अंदर बिठा दिया। अगर दुकान को कोई आग लगा दे तो इट्स गोइंग टू बिकम एन ओवन। हाँ, anybody who's inside is going to, there is no escape whatsoever. So it was very important for us to get her out of there, and under no circumstances we could leave her there. तो आप लोगों की गाड़ी वहाँ पर पहुँची या आप पैदल ही जाना पड़ा? हम पैदल पहुँचे थे, उधर एसपी साहब की गाड़ी मौजूद थी। Okay. उसको फिर हम लोगों ने रिवर्स करके दूसरी तरफ लगाया, और जो मेन रोड को, दूसरी मेन रोड को रास्ता निकलता था, हम लोग उधर ले गए गाड़ी को। The irony is that when we were screaming at them to give us space, तो उन्होंने जब दी है स्पेस और हम खातून को लेके जा रहे हैं वो वीडियो के अंदर, तो जब जिस तरह हमने उसे गाड़ी में डाला, they started hitting the car. अच्छा, और हम लोग गाड़ी थे वो एग्जैक्टली हम लोगों को गाड़ी में बैठने का मौका नहीं मिला। इफ एनीबडी व्यूज दी अदर वीडियोस तो उसमें नजर आएगा कि जो डाले के पीछे वाला जगह होती है ना, जिधर गार्ड्स बैठते हैं, हम लोग उधर खड़े होके गए हैं, एंड वी वर स्क्रीमिंग ऑल द वे कि डोंट चेज द कार, डोंट चेज द कार, एंड देन वी हिट द मेन रोड। और पुलिस स्टेशन की तरफ तो कोई नहीं आया? नहीं, पुलिस स्टेशन की तरफ लोग आ गए थे, लेकिन हम लोग खातून को इचरा पुलिस स्टेशन लेके ही नहीं गए। We shifted her to a safer location. उनके हस्बैंड जो थे वो हमने दूसरे SHO के हैंड ओवर कर दिए, उधर से ही गायब कर दिया कि उनको ना लोग पकड़ लें। They might hold him hostage because we have taken the woman away. बिल्कुल। तो हम लोगों ने पहले हस्बैंड को साइड पे किया, खातून को हम गाड़ी पे ले गए, husband was transported to a different location, the woman was transported to a different location, and once they were safe, only then we initiated the dialogue. ये कितनी देर की वॉक होगी जब आप दुकान से निकलकर गाड़ी तक पहुंची हैं? कितने कदम होंगे? This was hardly 15 to 20 steps, लेकिन ये बहुत लंबे थे, ज़हनी तौर पे ये बहुत लंबे थे। अच्छा, मैं उस पे आना चाह रही थी क्योंकि आपने वहाँ खड़े होके पहले तो एक छोटी सी स्पीच की, लोगों को जरा काम डाउन करने की कोशिश की, वो मुझे नहीं पता हुए या नहीं हुए। What was going on in your mind जब आप कह रही थी आप हम पे ट्रस्ट करें, हम देख रहे हैं इसको, we are here, we are monitoring it? उस वक्त जो आप उनकी लेकर बात कर रही थी, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा था, और डिड यू नो कि भाई क्या ये मेरी बात सुन लेंगे या बिल्कुल इनके ऊपर से गुजरी है ये बात? when you're dealing with the mob, it's very important to have a dialogue. अगर आप dialogue नहीं करते, they become more agitated because there's always a voice of reason that you have to come to. As an individual, जब हम लोगों को गुस्सा चढ़ता है और हम चीख रहे होते हैं या लड़ रहे होते हैं, तो somebody intervenes and say कि क्या कर रहे हो? जी। So you have to be that voice of थोड़ा reason. सा एक reality check. Exactly. हाँ, थोड़ा सा आपको वो दरमियान में बोलना पड़ता है। क्या इसमें इस बात का एडवांटेज आपको मिला कि आप खुद एक खातून थी, तो वो जो चार्ज्ड अप क्राउड था वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुआ होगा इस मामले से, और अगर शायद कोई मेल पुलिस ऑफिसर होता तो उसको तो फिर जो क्राउड था उसने शायद ना छोड़ना था? Basically, gender जो है in our head as a police officer, once you wear a uniform, you're told that it's a subjective context. बिल्कुल सही। Any characteristic that comes into play or is associated with you or your gender, if it hinders your performance, you should not cater to it. लेकिन लोगों की तरफ से? हाँ जी, उधर आपको जब आप मॉब से डील कर रहे होते हैं ना, दिस वाज नॉट द फर्स्ट मॉब दैट वी हैव डेल्ट विद। लिबर्टी राउंड अबाउट पे भी पॉलिटिकली चार्ज क्राउड्स मिले, उसमें भी खातून का लिहाज नहीं था। उसके अंदर अगर मेरा ड्राइवर और टाइमली मेरा जो गनमैन है वो मुझे गाड़ी में ना फेंकते रात को, तो मेरा सर फटा होता। और सिमिलरली अगर इससे पहले फिरदौस मार्केट के अंदर रिलीजियस ऑफेंस की एक और कॉल चली, इचरा के अंदर दिस वाज द 4th कॉल विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 months. So the mob does not
distinguish between whether you're a female or a उसके लिए male. उनका जो आइडिया है वो बेसिकली वही है जो उन्होंने वो परस्यू करना है कि एक रिलीजियस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड वी नीड टू टेक अकाउंट ऑफ अच्छा, ये जो शख्स जिसने ये बात शुरू की कि खातून के पास वो पहुंच गया और उसने खातून को ये कहना शुरू किया कि तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, जो ये खुदाई फौजदार जिसको हम कहें, जो भी था, वो कौन था, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, उस तक हम पहुंच पाए? हाँ जी, वो आइडेंटिफिकेशन हो गई है। उन्होंने फिर बाद में अपोलोजाइज किया, खातून को रिटन के अंदर दिया। अच्छा। उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा रिटन में पढ़ा लिखा हुआ है कि कुरानी हरूफ जो हैं वो नहीं लिखे हुए, कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन की बुनियाद के ऊपर ये हुआ है और हमें पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, जो कि इस्लाम के अंदर भी दरवाज़ा तहकीक का खुला हुआ है, और उसके बाद हम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। और इसकी कोई सज़ा उसको मिलेगी या मतलब उसने, क्योंकि एक तरह से इसको हम इस तरह से देख सकते हैं ना कि इक़दाम में कत्ल ही पहुंच गया वहां पर कि वो, मतलब उसने तो इतना चार्ज कर दिया था सबको कि आखिर में अगर वो भी कहता कि नहीं मत करो तो वो लोगों ने ही आके कुछ ना कुछ कर देना। रिलीजियस ऑफेंसेस के अंदर ना व्हाट वी टेंड टू ओवरलुक इसके, जब हम एक इंसिडेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको आइसोलेशन के अंदर देखना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली जब हम रेट्रोस्पेक्ट में उसे देख रहे होते हैं। तो वी आर वेरी क्रिटिकल अबाउट इट वंस इट्स डन कि ये होता, ये नहीं होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप हाइंडसाइट के अंदर देखेंगे तो देयर इज़ अ लॉट दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड अल्लाह ना करे ऐसा कभी कोई और इंसिडेंट हो, लेकिन अगर होता है तो वी हैव अ रूम टू इम्प्रूव। हाउएवर, अगर हम इस इंसिडेंट की पर्टिकुलर में बात करें इन पर्टिकुलर, तो वी शुड नॉट लुक एट इट इन आइसोलेशन। दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। वही खातून अगले 30-40 साल अल्लाह ने जितनी उनकी ज़िंदगी लिखी है वो ज़िंदगी गुजारेंगी जी। उसको उसके अंदर कश्मीर ट्रैवल करना पड़ सकता है, डीजी खान जाना पड़ सकता है, डीआई खान जाना पड़ सकता है, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, सही है, कहीं बाहर कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को इतना रिलीजियसली परस्यू करें कि विंडिक्टिव हो जाएं, तो उन्हें दूसरी साइड की भी यू नो द पनिशमेंट नीड्स टू बी मेटेड आउट इन अ मैनर दैट एवरीबडी इज गोइंग टू यू नो याद रखेंगे, मिसाल बन जाए लोगों तो उसके अंदर ये होगा कि यू आर रूइनिंग अ लाइफ एंड you are ruining a life in the sense कि you are starting a debate which is already so convoluted and marshed that it might impact the future of the woman who was present there. हम लोगों ने उसकी जब consent ली, उससे बात की, उससे पूछा, you have no idea how scared she was and how she was trembling. You have no idea when you're dealing with a mob, you're stuck in a corner. And she was like, I just want an amicable resolution to all of this. Because this is not something that I would want to carry for the rest of my life. This is not a burden. वो तो उनकी बात सही है, लेकिन हम फिर ऐसी सिचुएशन में उस विक्टिम को क्यों आगे ले आते हैं? स्टेट क्यों नहीं आ जाती किसी चीज़ को परसू करने के? ठीक है, आपका काम यहाँ ख़त्म हो गया, वी हैव विटनेस्ड एवरीथिंग, वी हैव सीन, हम गवाहियाँ देंगे, हमारे लोग जो हैं वो इसको परसू करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू मेक पीस विद देम एंड ठीक है, सलाम दुआ पर अल्लाह हाफिज़। लेकिन अगला ये वाकया होगा, किसी और औरत के साथ होगा, जड़ावाला में हुआ है। एक यहाँ पर तो एक हिस्ट्री है ना, सियालकोट के वो 2 भाई जो जला के मॉब ने लिंच कर दिए, श्रीलंकन था, तो ये रुक नहीं रहा। और उसमें हम ये भी देखते हैं कि लोगों की तरफ से भी ये डिमांड आती है पुलिस के लिए कि भाई इसको परसू करें, कम से कम 3 महीने कैद, इस तरह की सजाएं तो हम दे ही सकते हैं। बेशक जाहिर है कोई ये तो नहीं कह रहा लटकाएं किसी को, लेकिन जब तक वो लॉ अपनी डिटरेंस नहीं दिखाएगा, उनके लिए जो इसको परसू करते हैं लोग, वो बाकी भी उससे सबक नहीं लेंगे। You're right in this case। और इसके अंदर but what we had decided was कि once the matter is settled down and the heat is cooled, we'll take the due course given the practical necessity। हम तो चाहेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए। This is for everyone to जो भी कोई इस किस्म के तकरीबकार किस्म के ख्यालात रखता है या कोई और किसी चीज़ पर अचानक जज्बाती हो जाता है, उसको भी ये देखना है कि पुलिस के इदारे मौजूद हैं, वो पुलिस के इदारे अपना काम करते हैं। आपकी कोई कंप्लेन है उनके पास लेकर जाएं, किसी शख्स ने आपकी दिल आज़ारी की है, चाहे वो रिलीजियस तौर पर हो, समाजी तौर पर हो, पुलिस के पास लेकर जाएं, उनको इन्वॉल्व करें, इदारे मौजूद हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है वो ये कि उन खातून ने अपोलोजाइज किया, हालांकि अपोलोजाइज उनको करना चाहिए था कि उन्होंने दूसरों ने रिटन में अपॉलजी तो उनका रिटन अपॉलजी आ गई, लेकिन खातून की अपॉलजी की क्या जरूरत थी? बेसिकली उधर it's a very difficult situation to be in because it was not something that I was actively a part of or we as a organization were a part of, because पुलिस की जहाँ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, बात मैं पहले भी इधर ही कर चुकी हूँ कल रात, कि पुलिस की इंटरवेंशन इस तरह की सूरत हाल के अंदर 3 जगहों पर रिक्वायर्ड होती है। एक के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, दूसरा कि किसी का माली नुकसान ना हो, तीसरा एक कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसकी जान बच जाए और कानून जो है वो रास्ता इख्तियार करे अपना
और ये कि जो लोग हैं वो ऐसी सिचुएशन बना ना दें जिससे इमेज ऑफ द कंट्री है वो हैम्पर हो। अच्छा, हम लोगों ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो तीनों चीज़ें इंश्योर करवा ली। द विक्टिम वाज सेफ, द मॉब वाज curtailed, वी वर एबल टू डिस्पर्स इट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाज नॉट क्रिएटेड। पहले उन्होंने कहा मेन फिरोजपुर रोड ब्लॉक करने लगे हैं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसके बाद वट एवर इंस्यूड, जब इन्होंने कहा कि हम लोगों ने औरत की नीयत देखनी है कि व्हाट वाज हर इंटेंशन, वेदर शी इंटेंडेड टू डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट और नॉट, और हम उनसे खातून से मिलना चाहेंगे। हम लोग पहले खातून के पास गए बिकॉज शी वाज इन अ डिफरेंट लोकेलिटी। वी आस्क्ड हर कि आर यू कंफर्टेबल इन मीटिंग देम, इट्स योर चॉइस। ये वो जो लोग जो वीडियो में थे, ये वो लोग थे जो नहीं, ये वो थे जिन्होंने जाके देखा था कि देयर इज नो रिलीजियस इशू। ठीक है, these were the ones who were picked out by the people to represent कि जी there is no religious issue। अच्छा, उसके बाद खातून जब ने कहा, she gave us consent कि मैं मिलना चाहती हूँ, I want to clarify what had happened। तो फिर आगे से उनसे भी हमने पूछा कि आप कंफर्टेबल हैं? उन्होंने कहा कि हम तो मिलना ही चाह रहे हैं तो हम आए हैं। तो हम लोगों ने उन्हें इकट्ठे बिठाया। That is where they talked, that is where the woman said whatever she said and the video was recorded। If you see the video, we just explained the incident कि this has happened and this is over to them। मतलब वो जो सारी बात हुई है वो खातून ने की है, खुद की है, उन्होंने की है, वो खुद की है। उसमें पुलिस ने इंटरवीन करके ये नहीं कहा कि तुम माफी मांगोगे, ठीक है, बोलोगे। जो मर्द हज़रात हमें नजर आ रहे हैं उस वीडियो में, वो they लोग have नहीं है जो कि खुद खातून को मारने के डर पे थे। ये भी क्लियर हो गया, पता चला लोग वीडियो देख के उनको it was a mob। तो they have given in written, उन्होंने रिटन में दिया है कि कोई कुरानी हरूफ नाउज़बिल्ला नहीं लिखे हुए थे कुर्ते के ऊपर, एंड there was nothing of this sort। They gave it in written। एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो ड्यूटी थी भाई, करना ही था, एएसपी साहिबा ने करना ही था, क्या बड़ी बात हो गई, नॉमिनेट किया गया है। हाँ, उसके लिए बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन ये तो ड्यूटी थी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 15 पे जब कॉल आई थी तो ये इशू तो जाहिर है औरत ने बताया, खातून ने बताया कि वो कुर्ते का है और कोई खातून का मामला है। Anonymous थी, call was anonymous। लेकिन ये पता it was not made by the woman। अच्छा, लेकिन it was a man and it was anonymous। ठीक है, and we cannot reveal the identity of the person। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास या किसी भी ऑफिसर के पास ये चॉइस होती है 15 पे कोई कॉल आया, वो कहे मैं इस केस पे नहीं जा रहा, तुम चला जाओ या तुम चली जाओ, या खुद ऑप्ट करते हैं कि भाई हम जाएंगे गिवन द सिचुएशन कि ये सेंसिटिव चीज हो रही है, अपनी भी जान को खतरा है, या नहीं बस ऊपर से ऑर्डर आता है आप जाएं? नहीं, बेसिकली 15 की कॉल जब राउट होती है ना, 2-3 ऐसे ऑफेंसेस है जिसको आप लाइटली नहीं ले सकते एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। Obviously, you can get away with anything. You already know you're a professional woman as well. If you don't want to do something, you don't do it, and you find a million ways not doing it. तो उसके अंदर रिलीजियस ऑफेंस की कॉल हो, रोड ब्लॉक की कॉल हो, आपकी फेटल एक्सीडेंट की कॉल हो, या फिर आपकी कोई पॉलिटिकली चार्ज मॉब की कॉल हो, उसके ऊपर वी जस्ट गो ब्लाइंडली। अच्छा, दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद माय फैमिली। आई वाज सेइंग दिस वाज नॉट द फर्स्ट कॉल दैट आई वेंट टू। I have seen such situation 4 or 5 times when I have been in Lahore। आज से 3 हफ्ते पहले फिरदौस मार्केट के अंदर मस्जिद के बिल्कुल बाहर हमने यही सिचुएशन फेस की। अच्छा, इसी तरह मॉब खड़ा हुआ था और वो एक मतलब मर्द थे, and he was in his mid-40s and he was a drug addict and he had claimed something। So I was like, we saved, but is there difference ये था कि the crowd was more charged। It was a woman who had been publicly defamed over and over again। They had made multiple videos of her and she was huddled up in a shop and she was terrified। Do you see the kind of fear that so नहीं, ये सिर्फ ड्यूटी नहीं होती है, it's not something that comes from बिल्कुल मतलब अगर आपने अपनी जान बचानी हो तो आप अपनी जान बचाने के लाखों तरीके बतौर पुलिस ऑफिसर भी निकाल सकते हैं, अगर वो पर्पस हो। हम वेट कर लेते हैं कि जी एपीसी आएगी, it's too risky to take the woman out, एपीसी आएगी तो लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि पुलिस अफसरान को हम चाहे जितनी लान तान कर लें, इन्हीं में से लोग आते हैं सामने, इन्हीं में से बहुत से लोग आपकी जानें भी बचाते हैं और अपनी जानों को खतरे में डालकर जाने बचाते हैं। तो सियासी मामलात अलग हैं, वो बिल्कुल एक अलग मामला है, लेकिन जहाँ पर समाज का इशू आता है ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और ये भी अगर चाहती तो ये कह सकती थी कि भाई किसी और को भेज दें, कोई और चला जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो गई है, अपनी तबीयत खराब है, कहीं और जाके मैंने किसी को क्या बचाना, 100 बहाने हो सकते हैं। लेकिन इफ शी इज बीन देयर, शी हैज डन दैट ड्यूटी, तो वो एक ख्वाहिश और चाहत भी थी। इट वाज मोर देन अ ड्यूटी। हमारी तरफ से जी आपको सैल्यूट है, थैंक यू, और आपकी फैमिली को सैल्यूट है, आपके वालिदैन को, बिल्कुल, जिन्होंने तरबियत की और आप जैसी फर्शनास बहादुर
पुलिस ऑफिसर, हम सबकी बेटियों के लिए मिसाल। तो उस चीज़ पर हमारी तरफ से सलूट है आपको। बाकी जो अवार्ड्स हैं वो तो और मिलते जो ही रहेंगे, प्रेज है बिल्कुल। वो तो सारी दुनिया और सारी कौम से आता रहेगा आपको, और इसी तरह हमारी दुआ है कि आप हमारे लिए मिसाल बनती रहे बार बार। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। शहर बानो नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक कपल से जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मेहमान है और वो टूरिज़्म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं वो इस तरह से कि ताल्लुक़ इनका जर्मनी से है। इनमें जो हज़रत हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से है, लेकिन ये भी जर्मनी में रहे और बड़े लंबे अरसे से वहीं पर मुकीम है। और इनकी जो बेगम है वो जर्मन नेशनल हैं और वो जर्मनी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी पाकिस्तान आई हैं और गालिबन ये लोग पहली मरतबा पाकिस्तान है। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इनसे कि इनका पाकिस्तान का सफ़र कैसा है और जर्मनी कैसा छोड़ कर आए हैं। ये असद साजिद और मैरी लीजा हमारे साथ मौजूद असद है। साजिद एंड मोनालिसा। Yes. Mona Lisa या Mary Lisa. Is your name inspired by Mona Lisa? No, No. It's just French. It's French. It's a French Okay. name. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक। अच्छा, कौन कौन सी जबानों में आप लोग हम कलाम हो सकते हैं? Which languages can you speak? Can you speak German? G, Of German, course. German and जी English. जर्मन, जी मैं जर्मन बोलती हूँ, जी। अच्छा, और असद आप? जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू। उर्दू। अच्छा, वो आपको याद करा रही हैं, उर्दू भी कह दो। या वो भूल गया। So what about your Urdu? It's not so good yet. I'm नहीं। still learning. कुछ थोड़ा। G. ये जी, बस जी तक ठीक है, सही है। जी ही कहना होता है। तो ये जी कहना कितने साल पहले आप लोगों ने जी कहा था एक दूसरे को? 2 साल पहले। 2 साल। अच्छा। 2 years. Okay. And how did you guys meet each other? हाँ, हम मिलके स्टडी करते थे एक ही यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मिले, जान पहचान हुई और इन्होंने आपकी कितनी असाइनमेंट्स की? कोई भी नहीं। अच्छा, in Pakistan there is a trend that students here in the universities often ask their female fellows, university fellows or class fellows to get Help their them with their assignments done. So while they are And that is doing where each other's assignments, they fall in love and they decide to get married. So we were just asking him, how many assignments have you completed for him? No, he always did his assignments on his own. He's a very bright guy. Great. So he did your assignments also. No. I did my own. Okay. So how did this companionship start? This whole love story? Well, we met at university through a student program, basically, that's concerned with international students getting to know each other and providing international internships for the students at the university. So there was a conference and we met at that conference. Okay, That is why I always encourage education. Education is very important. You must go to universities. जरूरी है भाई, जरूरी है। देख लो मिसाल सामने मौजूद है आपके। अच्छा। बिल्कुल। So who approached? Like who suggested that the this can first happen? one I don't to know. say? I can't remember. It's been so many years now. It's almost 8 years. अच्छा, Yeah. सही है। Only 8 years. Yeah, not we met a long only 8 time years. ago. Right. So. And how did the families take it when the idea was, Pretty well. Like my family is international. Like I'm half French, half German, so my family Great. is already international. So for them, it's not important what nationality someone has. It's important for them what kind of person he the is. guy is. And they immediately fell in love with him. As soon as they met him, they're like, "Can we adopt him?" Really? Oh. They love him. Great. और आपकी फैमिली हमारी वाली? भी इंटरनेशनली है। मेरे अच्छा। बड़े भाई, मेरी भाभी अफगानिस्तान से है अच्छा, और मेरे छोटे भाई की पाकिस्तान से, इसलिए सही है। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी है, there is Yes. still Good. that acceptability. Good. I like it. I like it. Yes. This is the spirit. So since when are you guys here in Lahore? 3 weeks. 2-3 हफ्ते हो गए। Yes. तो ये जो ट्रिप है आपका, टूर जो है, इसके बारे में बताएं कि ये टूर पहली मर्तबा यू विजिटिंग पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम। Yes. तो ये कैसे प्लान बना और इस प्लान का मकसद क्या था, क्या क्या देखा, क्या क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली मेरी वाइफ का आइडिया था। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं हुआ करती थी पहले। अच्छा। उसका बचपन से ही शौक था कि मैं क्रोएशिया साइकिल के साथ जाऊं।
साइकिल पे जाऊँ। साइकिल पे जाऊँ। तो एक दिन वो मेरे ऑफिस में आती है और मुझे तंग करने लगी कि चलो साइकिल पे जाना है, मेरे साथ आओ। तो मैं उसके पास कमरे से निकालना चाहता, निकलो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता मैं, कोई बड़ा काम करना हो तो बताना। तो अगले हफ्ते आई, कहती हाँ चलो बड़ा काम करते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं। वर्ल्ड टूर ऑन अ साइकिल। यस। ओके, फिर आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो कहाँ कहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं और आगे का प्लान क्या है? हमने जर्मनी में शुरू किया, घर के आगे से, पहले नॉर्दर्न कंट्रीज की, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, तो पूरा ईस्टर्न यूरोप। सही है। तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान। कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड ऑन अ बाइसाइकिल। 2 साल लग गए। 2 साल में। यस। और अब इस तरफ किस तरफ जाने लगे हैं आप लोग? अब हम चाइना, पहले पाकिस्तान एक्सप्लोर करेंगे, फिर चाइना से चक्कर काट के नीचे की तरफ इंशाल्लाह उम्रा करने जाएंगे। अरे जबरदस्त। और उसके बाद साउथ अफ्रीका पहुंचने का गोल है। क्या बात है। अच्छा, अब half of the world was very safe where you have traveled on the cycle, you know, Denmark, Sweden, these countries. And while you come here towards Pakistan and Afghanistan and, you know, China is still safer, but still there is certain perception, certain people are worried and concerned about the security situation or this and that here in Pakistan and other parts of the world. So were you also concerned? Were your families concerned, or were they okay that? Our families, I think, are always concerned, especially when we told them we're going to visit Iran. My mother freaked out a little bit and she said, "You're not going to Iran, you're not doing that." And I'm like, we are going to do that. It is on the route. And there's basically, geographically speaking, there was no other option. Okay, so there's no choice. So there was no choice. And plus, in the bicycle touring community, Iran is a very popular country. Oh, why? Why? It's because of the people. Because they say the people are the loveliest people in the world, and your hospitality is so great. You will love it. Really? Did you experience that? And you found the same thing? We spent 4 months in Iran, not a day that we felt remorse that we were there. And we stayed so long because we just couldn't leave the country yet. We weren't done yet. And we just kept going back to places. We kept making new friends. We're still in contact with so many great people that we met there. We made so many new friends. It's an amazing country, and you just really have to distinguish between what you hear and see on the news and what the government is portrayed like and what the people are like in the country in reality, you know. Do not believe the news. Yeah. Seeing is believing. Seeing is believing. Yes. Seeing is Okay. believing. What about Pakistan? I think it's the same pretty much. What you hear on the news about Pakistan, in German news, Pakistan is not so present. Okay. Because it's very far away. So what you hear about, like for example, if there's elections going on, then Pakistan is in the news. But then it's only negative news. You know, there might be corruption, blah blah blah. The elections, Pakistan, and then 2 days later it's gone again. No news. But when you come here and meet the people, you're like, this is a different world. This is not what I've seen on the news. You have to go to the country to get to know the country. You have to talk to the people, and you have to listen to their stories, how they see their culture, and just have an open mind, an open heart. Great. So that's what makes a difference when you visit the place, meet the people. That's where you know what exactly the situation. So what are the around plans here? Next plans in Pakistan? What places are you having on your, you know, to-do list? पहले तो वीज़ा अप्लाई किया है, एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर कोशिश है कि हम 4-5 महीने यहीं पर रहें। अच्छा। और पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान एक दफ़ा एक चक्कर काट के आए और उसको एक्सप्लोर। और अभी तक पाकिस्तान में क्या क्या देखा है आपने? अभी बस शुरू हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि जब हम बॉर्डर से दाखिल हुए, बलूचिस्तान में साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। तो पूरा वक्त हमें पुलिस एस्कॉर्ट मिली, 650 किलोमीटर वो हमारे साथ आए, और तो फिर क्वेटा में उन्होंने हमें ट्रेन में बिठा दिया कि अब लाहौर जाओ, वहाँ पर सेफ है, वहाँ चलाओ साइकिल, और वहाँ से इजाज़त है। फिर साइकिल चला लिया आपने लाहौर में, या लाहौर की ट्रैफिक में। 2 सालों में मेरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लाहौर में आते ही 2 दफ़ा ट्रक मेरी साइकिल में लगा। लेकिन Are you okay? नहीं, गिरे नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन Is the cycle okay? Is the bicycle it's okay? okay, yeah. That's important. Very close incidents. Like I usually cycle behind him because he's the navigator. So I see things, you know. Yeah. Even when he's not paying attention yet, I see cars coming very close or even touching the bags on the bicycle. So I always have Have you been to have a Islamabad? heart attack. Yet? Not You yet. should go there. Take your bicycles to Islamabad. You love the place. You know, you Really? love the place. That is Pakistani city where you'll cycle. Yes. Nice. Yeah. सही है। That's the city for that. How do you take care of these expenses of this whole world tour on a bicycle? हम साथ साथ में काम भी करते हैं,
अच्छा, आई एम एन IT कंसल्टेंट, तो मैं अपना कंप्यूटर लेकर आया हूँ। सही है। हर दिन कैंपिंग करते हैं तो मैं उससे पहले उठ जाता हूँ, वो सो रही होती है तो मैं आधा 1 घंटा काम तो हमारा तो इंटरनेट नहीं आ रहा आजकल कुछ दिनों से, उसका क्या करते हैं फिर? अभी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं किया कैंपिंग कैसे होती है, लेकिन देखते हैं, हो ही जाएगा किसी तरह। इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द टूर एंड वी होप कि आप जहाँ जहाँ जाएं वहाँ आपको अच्छे अच्छे लोग मिलें, अच्छे खाने खाएं, इंटरव्यूज हों मज़ेदार, इंजॉय करें आप लोग, और इसी तरीके से आप लोग घूमते फिरते रहें। हैव अ सेफ जर्नी एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू जी। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी जाएं, ये जरूरी है। इस साइकिल चलाएं, होम मैसेज जो है, साइकिल चलाएं, आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है, मजा भी आपको बड़ा आएगा। सेफ जगहों पे साइकिल चलाएं, तरीके से चलाएं, और ये यूनिवर्सिटी जरूर जाएं, यूनिवर्सिटी जरूर जाएं भाई, ये जरूरी है भाई, सबको तालीम से मोहब्बत करनी चाहिए। थैंक यू जी। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक जी, पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ सियासी मामलात की। हमने देखा कि जी पाकिस्तान में तारीख रकम हुई, मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर सामने आई, और पहले ही दिन वो एक्शन में है, और पहले ही दिन उन्होंने जो है वो पुलिस स्टेशन का भी विज़िट किया, बहुत सारे ऐलानात भी किए। आज भी बड़ा मसरूफ़ दिन वो गुजार रही हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब की मसरूफ़ियत का क्या होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म हो जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब हो गई हैं मरियम साहिबा, तो अब नवाज़ शरीफ साहब का रोल क्या होगा, और पीपल्स पार्टी के साथ ये जो मखलूत हुकूमत है ये कब बनेगी, कैसे बनेगी, और इसके बनने के बाद क्या होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि पार्टी के जो सुप्रीम कमांडर हैं आप लोगों के, मियां नवाज शरीफ साहब, और जो मेन लीडर हैं वो अब इस वक्त कहाँ हैं और वो क्या सोच रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब, छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब का क्या प्लान है अब? क्या वो पार्लिमानी सियासत में दोबारा वापसी करना चाहेंगे, या वो अब वो वाली रिटायर्ड लाइफ की तरफ ज़रा अपना रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि मखलूत हुकूमत में उनका कोई ज़्यादा मूड नहीं था। पहले भी जब हमने देखा वो वोट डालने के, उन्होंने कहा अल्लाह ना करे कि हुकूमत हमें मखलूत बनानी पड़े। तो अब उनका प्लान क्या है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि अब वफाक में भी मुस्लिम लीग नून का एक गालिब हिस्सा होगा हुकूमत में, अगले 2-3 दिन में हुकूमत भी बन जाएगी। और कल जो मरीम नवाज साहिबा का इंतखाब हुआ है पंजाब असेंबली में, तो मियाँ साहब तो पहले भी एक लार्जर विजन जो है कि हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं पंजाब को भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान के मामले में तो मामलात ज़्यादा वाजे हैं, क्योंकि मुश्किलात बड़ी वाजे हैं कि जो आने वाली हुकूमत है उसने महंगाई पर काबू किस तरह पाना है, नंबर 1 जो प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी यही है कि अभी आपने अपनी खबरों में भी बताया कि बिजली और गैस के बिलों को अगर कम नहीं कर सकते तो उन्हें बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, हुकूमत किस तरह इस तरह के इम्पैक्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करे सार्फिन के लिए। और तीसरा मामला जो है वो भी बड़ा उतना ही ज़रूरी है, जो कि नौजवान मर्दों का पाकिस्तान के लिए जो रहने वाले हैं उनके लिए रोजगार पैदा करना है। तो वाकई हुकूमत में तो एक विजन क्लियर है, उस पर काम होगा। पंजाब के हवाले से कल आपने देखा मरीम साहबा ने एक तवील तकरीर की सूबाई असेंबली में, उनका सारा फोकस जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। तो ये भी अब एजेंडा जो है बड़ा क्लियर है कि हमें किस तरह पंजाब के लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट डिलीवर करनी है। सही है। हाँ, उसमें भी उन्होंने यूथ का और वो सारे ऐलानात उनके लिए भी किए। उन्होंने अपना एक रास्ता बताया है कि उनका यूथ के लिए क्या प्रोग्राम है। एक और चैलेंज भी है खुर्रम साहब, वो है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स, बोथ गवर्नमेंट्स, नेशनल असेंबली की भी और पंजाब असेंबली की भी। कल भी वो तकरीर तो कर रही थी, लेकिन ऐवान सारा दूसरी साइड पे खाली था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बदला लेने के या इंतकाम के प्लान से नहीं आई हूँ और मेरा कोई इस किस्म का इरादा नहीं है। ये एक अहम बात उन्होंने की है। लेकिन अब दूसरे साइड के लोगों को, और वो ये भी कह रही थी कि अगर अपोजिशन होती तो मुझे अच्छा लगता, शोर शराबा होता, मैं खुश होती इस बात पर। तो क्या अब अपोजिशन को वापस किसी तरह ऐवान में लाने का आप लोगों का कोई प्लान है, या परवाही कोई नहीं है, नहीं आते तो ना आए? इसको किस तरह से डील करेंगे? नहीं, कल भी थी तकरीबन 1 घंटा, जो कि कानून में जिसकी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक जमहूरी रवादारी के तहत उनका इंतजार किया।
और 2 दफा, क्योंकि मैं चूंकि कल तमाम वक्त सूबाई असेंबली में मौजूद था तो मेरे आंखों देखा हाल है कि किस तरह स्पीकर साहब ने एक नहीं 2 दफा अरकान जो हुकूमती बेंचों के उनको भिजवाया, पहले मुस्लिम लीग नून के अरकान को भिजवाया, फिर दूसरी जमातों के जो हमारे हवारी हैं, पीपल्स पार्टी है और IPP है और काफ लीग है, उनके अरकान को भी भिजवाया कि वो जाकर मना के लाए। और जब वो दूसरी दफा गए तो उन्हें कुछ कामयाबी हासिल हुई, कुछ अरकान ऑपोजिशन के आ गए, वापस आकर बैठ गए, लेकिन उनके बैठने की देरी थी कि उनको दोबारा बाहर बुला लिया गया। तो हमने तो कल पूरी भरपूर कोशिश की है मुस्लिम लीग नून ने कि ऑपोजिशन वहां मौजूद हो, और ये जो रवादारी है इसको जारी रखेंगे, लेकिन इस पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऑपोजिशन के रवैये पर है, क्योंकि मैं कौमी असेंबली में मौजूद रहा हूं और 2021 में जून के बजट के दौरान उस वक्त के वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें मारी थी, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को भी किताबें मारी थी। अगर वैसा रवैया नहीं होगा और वो पार्लियामान में और सूबाई असेंबली में आकर अपनी बात करेंगे, जरूर एहतजाज करें, शोर करें, लेकिन अगर एक बुनियादी एहतराम और तहजीब रहेगी तो हम उनको साथ लेकर चलेंगे। सही है। अच्छा, एक डर और भी है, बहुत सारे लोगों से जब बात हुई मेरी तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ना वो आप कुछ कह नहीं सकेंगे, कोई एतराज़ नहीं कर सकेंगे, कोई सवालात नहीं कर सकेंगे हमें। उन्होंने कहा कि जी अब बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसा होगा कि बस खामोश रहो और जो हो रहा है होने दो। ये इम्प्रेशन बना हुआ है, ये कैसे बन गया इम्प्रेशन और कैसे इसको काउंटर किया जाएगा? जी, ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है, और वक्त के साथ साथ जिस तरह आपको मालूम है मरियम बीबी तो बहुत मीडिया के बारे में गुफ्तगू भी करती हैं, उनसे बात भी करती हैं, तो लिहाजा वो ये रवैश जारी रखेंगी। और आने वाले दिनों में देखिए जो तनकीद है वो मुस्लिम लीग नून ने एक ऐसी हुकूमत है, ऐसी जमात है जिसने 126 दिन का धरना भी बर्दाश्त किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की इस तरह कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो लिहाजा हम बर्दाश्त करने का रिकॉर्ड भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं। सिर्फ हमें जो एक रेड लाइन है वो खुद ऑपोजिशन ने 9 मई को ड्रॉ की थी। अगर वो आग लगाएंगे, अगर वो बलवा करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर मशीनरी हरकत में एक अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू पर एक पाकिस्तान के कानून में आर्टिकल जो है हमारा आइन में आजादी इजहार का, उस पर पूरी तरह कारबंद है और हर शहरी को आजादी है कि वो बात करे और तनकीद करे। सही है। जो चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये कि ये बात तो आपकी सही है कि भाई आग लगाना, तोड़फोड़ करना, ये तो ऑब्वियसली इस चीज़ को रोका जाना चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब PTI जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें या आज़ाद लोग कह लें, बेसिकली PTI वो इस मूड में तो नहीं है कि जैसे उन्होंने उनके एक लीडर ने मिसाल भी दी कि भाई आप किसी की जेब से लाख रुपए निकाल लें और उसके बाद उसे कहें कि ये 100 रुपये ले लो और इत्मीनान से बैठ जाओ, तो हम तो इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। तो ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाले मामलात हैं, इनको सेटल करने के लिए वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे हैं उनके लोग, वो तो कह रहे हैं भाई कुरान पे हलफ भी ले लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर लो, अदालतों में भी आ जाओ, फॉर्म 45 भी दिखा दो। आप लोगों की तरफ से क्या प्लान है कि किस तरीके से इस चीज़ को डील किया जाएगा, क्योंकि ये मामला तो है तशवीशनाक। जी, मैं फिर कहूँगा ये सारे इश्यूज 10 साल पहले हम ये बाजू आजमा चुके हैं। फाशिस्ट की बुज़दिलाना मुसालियत नहीं की जा सकती। हमने बड़ी कोशिश की उस वक्त भी, आपको नाजरीन को शायद याद ना हो कि शी जिनपिंग ने CPEC के दस्तखत करने पाकिस्तान आना था सितंबर 2014 में, और उस वक्त हमने बहुत दरखास्त की PTI से कि आप ये धरना उठा लें, चाहे महीने बाद दोबारा आ जाएं, लेकिन ये जो अहम पाकिस्तान की मईशत के लिए, खारजा पॉलिसी के लिए एक अहम दौरा से होने दें। इन्होंने ये नहीं माने और उन्होंने मजीद तोड़ फोड़ की। पाकिस्तान टेलीविजन पर हेडक्वार्टर पे डंडे लेकर कब्जा किया, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब किया, कौमी असेंबली का जंगला गिरा दिया। तो लिहाजा ये इनकी रविश है, लेकिन अभी भी मेरी तवक्को है कि अगर 10 साल बाद भी इनको समझ नहीं आई, 9 मई का सानिया करने के बाद भी समझ नहीं आई, अभी भी हम तैयार हैं। अगर ये जमहूरी रवायात का एहतराम करें, इनसे बात करेंगे, और अगर ये एक बार फिर जो है वो तशद्दुद का रास्ते पर चलते हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा किया था, फिर वही लोग साबित हुए जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत ही जला दी। तो लिहाजा ये जो तशद्दुद का बढ़ना है कम, ये इसको हमें रोकना है। तो अब इसका हल क्या है कि मिसाल के तौर पर
इसका हल मैं जो मतलब जो इलेक्शन वाला जो मामला है कर सके, वो तो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सके। इस चीज का हल क्या है कि एक शख्स है जो कहता है कि भाई मेरे पास फॉर्म 45 है, उसमें मैं जीता हुआ हूँ, फॉर्म 47 पे हारा हुआ हूँ। अब इस मामले को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए आपकी राय के मुताबिक? हमारे पास तो पाकिस्तान की हाकमियत में सवाए अदालतों के और तो कोई रास्ता नहीं है ना इसका फैसला करने का। वरना आपको मालूम है कि ये जो फॉर्म 45 की कहानी है, इनमें से जो बहुत सारे हैं वो जाली भी हैं। लोगों ने हार बनाकर पहने हुए थे फॉर्म 45 की कॉपियां जो है। तो लिहाजा ये जो इश्यूज हैं कि ये जो जाली फॉर्म 45 को असली फॉर्म 45 से अलहदा करना, और ये भी आप ये बात कीजिए कि इनके जो दावे हैं, दावे तो है कि पता नहीं 200 सीटें थी, लेकिन पिटिशन अभी सिर्फ 35 आई हैं। तो लिहाजा यहाँ भी दावे बहुत बड़े बड़े हैं। और यही चीज मैं फिर कहूंगा हमने 2014 में देखी थी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, धरना किया, और जब ये आपके नाजरीन में से अक्सर भूल चुके हैं, 2015 के आगाज में इन्हीं के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के इंतखाबात की बड़ी सख्त तफ्तीश की थी। उस वक्त भी इनका दावा था कि हमारे पास वैगने भर भर के सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे रद्दी कर दिए, और उस तफ्तीश के बाद जो खुली तफ्तीश थी, ओपन कोर्ट था, कोर्ट ने ये कहा कि 2013 के इंतखाब में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो लिहाजा इनके जो दावे हैं, प्रोपेगेंडा है, वो हमेशा हकीकत के बरक्स होता है। सही है, लेकिन इस वक्त तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी बड़ा लिख रहा है पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में। तो अब वो इंटरनेशनल मीडिया तो खुर्रम साहब पीटीआई वाले नहीं चला रहे होंगे ना, तो उसमें अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आप लोगों के इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं या दीगर जमातों के, जमात इस्लामी के तो खैर इत्तेहादी नहीं है, लेकिन बाकी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास भी फॉर्म 45 है, हम पीटीआई के साथ बैठ जाएंगे और हम इनको दे देंगे कि हमारे फॉर्म 45 भी ले जाओ। पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं हमने तो पीटीआई वालों से रुजू भी किया था हुकूमत बनाने के लिए। नहीं, देखिए इनके पास क्या चॉइस है। एक इनके पास चॉइस है कि ये फॉर्म 45 को लेकर मुस्तकिल इंतशार और खल्फिशार फैलाते रहे। दूसरा जो आपने दुरुस्त कहा कि अदालत में जाए, तो लिहाजा ये एक सियासी चॉइस करनी है कि क्या हमने कानून और आइन के तहत अपना केस लड़ना है, अपनी जो सारी उनके पास सबूत और शवाहिद वो लेके जाने, या सिर्फ हकीकत बहुत थोड़ी है और उसको लेकर जो है वो प्रोपेगेंडा के लिए सड़कों पर चढ़ दौड़ना है। अब जाके इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बनने जा रही है, तो यही इनसे इस्तदा होगी। ये वैसे ही तकरीबन हालात है जो 2013 में थे कि ये गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, जो डिलीवरी वो 10 साल में नहीं कर सके अब करें, और जमहूरी मुकाबला करें अब सब जमातों के साथ, तरक्की का मुकाबला करें, जो अवाम है उनकी खिदमत फराहम करने का मुकाबला करें। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो आपकी पार्टी के जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी मामला सही नहीं है और हमें तो 8 फरवरी के अलग रिजल्ट है और 9 फरवरी का अलग मामला है, वो कहते हैं हुकूमत ली नहीं जा रही है, जबरदस्ती दी जा रही है, वो उसका मतलब क्या हुआ फिर? जी वो खुद ही बेहतर तौर पे कर सकते हैं। उसकी वजाहत जो है वो आपके सामने माशाल्लाह वो भी मीडिया में आते हैं, बेहतर यही कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो भी हालात है, पाकिस्तान की जो मुंतखब नुमाइंदे, देखिए एक जमात को 30% वोट पड़ा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 70% वोट दूसरी जमातों को भी तो पड़ा है ना। वो जो 70% वोट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुश्किल वक्त में आके पाकिस्तान को संभालें और आगे लेकर चलें। तो लिहाजा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, महंगाई कम हो, रोजगार पैदा हो, बिजली गैस के बिल कम हो। ये एफर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला अपना मैं इसी बनाना चाह रहा था कि ये करेंगे कैसे, क्योंकि वो तो कल रात को बिजली की कीमत भी बढ़ गई, गैस की कीमत भी बढ़ रही है, और हम तो 200 फ्री यूनिट इंतजार कर रहे थे सर। जी, तो यही बात है कि जो आने वाली गवर्नमेंट है और वफाक भी और सूबे में भी, उनको बैठकर सोचना होगा कि अगर रिलीफ देना है, जो अब हुकूमतों के सामने जो चॉइस है वो है कि रिलीफ देने के लिए फिर बाकी और कौन सी चीजें काटनी है। तो ये जो तरजीहात का तयन है, ये कभी आसान नहीं होता, क्योंकि हुकूमतें तो चाहती हैं हर एक को ही रिलीफ दिया जाए, लेकिन यहाँ हमें बहुत सोच समझ कर ये जो है बहुत सारे हुकूमती प्रोग्राम्स को काटना होगा कि हम एक जगह पर बिजली में या गैस में रिलीफ दे सकें। ये एक मुश्किल चॉइस है जो हुकूमतों के मुझे मिल जाएंगे 200 यूनिट फ्री सर, बस ये बताएं सर, मैं अपनी सोचूं पहले। जी, आप चूंकि लाइफलाइन नहीं है, तो जो गरीब हमारे भाई और बहनें हैं उनको जरूर इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा।
सही है। अच्छा खुर्रम साहब ये बताएं कैबिनेट में कौन है, दोनों कैबिनेट्स में बताइए कि कौन कौन ऐसे हैं जो कि हतमी तौर पर कैबिनेट मेंबर्स होंगे और जिनके सपोर्ट और फैसिलिटेशन के बगैर गवर्नमेंट या शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा फंक्शन नहीं कर सकती। जी ये लिस्टें जो है वो मरियम साहबा के पर्स में है, शहबाज साहब की जेब में है। मुझे आपको भी इल्म तो होगा ना, आप भी तो उन दोनों के दाएं बाएं हैं ना। तो अभी तक जो है ना वो लिस्टें एक पर्स में है, एक जेब में है, तो अभी हमने वो लिस्ट देखी नहीं। मतलब जिस तरह से ये नाम आया है, मिसाल के तौर पे जिस तरह से आज़मा बुखारी साहिबा का नाम आया है कि पंजाब में वजीर इत्तलात हो सकती हैं, तो इस तरह कोई एक आदि कोई अंडर डिस्कशन नेम कोई सुन तो कुछ तो बताए ना। नहीं देखिए ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 18 के दरमियान एक बड़े तजर्बाकार मेंबरान सूबाई असेंबली का एक पूरा पूल मौजूद है पंजाब में, जो ये चौथा बैक टू बैक इलेक्शन है जिसमें पंजाब के अवाम ने या तो हमें अक्सरियत दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो एक बड़े सीनियर एमपीएस का पूल मौजूद है और नए लोग भी हैं। आपने देखा कि एक जनरेशनल चेंज हुआ सूबाई असेंबली में जब अगली नस्ल के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद साहब वो बने हैं, नौजवान आदमी हैं, तो लिहाजा एक जनरेशनल चेंज भी आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के पास एक बड़ी तवील लिस्ट है काबिल लोगों की जो काबीना के जो कलमदान है वो संभाल सकते। सही है नाजरीन, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब ने कोई नाम उसमें से हमें कोई हल्का सा भी नहीं बताया, तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा खुर्रम साहब आखिर में फाइनली मेरा एक सवाल कि अब क्या पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको ऑफरें होनी बंद हो गई हैं या अभी भी उनको ऑफरें शॉफरें चल रही हैं, इस तरफ आ जाओ, इधर ये वजारत दे देंगे, ये मुशीर रख लेंगे आपको, या इस तरफ हमें ज्वाइन कर लो, या वो मामला खत्म? नहीं, ऑफरें नहीं है जी। जिन अरकान ने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली, वो तो उन्होंने अपना फैसला कर लिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं इस इंतखाबात में, और बार बार याद कराना पड़ता है कि हर इलेक्शन में मसलन कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में 20 से 40 लोग वैसे ही आजाद उम्मीदवार मुंतखब होते हैं। तो लिहाजा वो ऐसे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी जो साबिक हुक्मरान जमात है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद अपने जोर पे इंतखाब जीत कर आए। तो लिहाजा उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और खुले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है जी, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। पाकिस्तान की तारीख से सबक सीखना है और सबक सीखने के लिए हमारे साथ मौजूद, सबक सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी याकूब बंगेश साहब। डॉक्टर याकूब बंगेश हमें सिखाते हैं हर हफ्ते कि हमें तारीख क्या बताती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की तारीख में क्या क्या ऐसे वाक़यात हुए हैं कि हम बस सुनते हैं और सर धुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, इस मरतबा क्या आपके पिटारी में है जो आप लेकर आएंगे और वो हैंड ग्रेनेड की तरह हम पर फेंकेंगे और फिर सिखाएंगे, फिर लेसन सिखाएंगे जी। इस दफ़ा मेरा ख्याल था मेरे पास थोड़ा सा इलेक्शन से गैप आ गया है, तो पाकिस्तान की पहले इलेक्शंस की बात कर ली जाए, बिकॉज 1951 जी 1951, क्योंकि वो भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के थे, बहुत ज़्यादा फर्स्ट्स थे। वो हर बंदा सोचता है कि फर्स्ट हमारे सामने ही हुआ है, मगर फर्स्ट बड़ी दफा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता दें भाई, 47 में मुल्क बनता है जी जी, ठीक है। कायदे आज़म गवर्नर जनरल हो जाते हैं, बाकी सारे उनके जो साथी हैं वो लग जाते हैं। 48 में कायदे आज़म का इंतकाल हो जाता है। अब ये 2-3 साल जो गुजरे हैं उसके बाद 51, तो इलेक्शन की शेड्यूलिंग कैसे हुई थी कि भाई 51 में इलेक्शन होना है, वो क्या ज़रूरत थी, क्या मामला चल रहा था? जी देखिए, अगर हम देखें तो इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे जब एक इंडिया था 1946 में, 46 वाले, और उसके बेसिस पे पाकिस्तान बना, बिकॉज वो फिर मुस्लिम लीग जीत गई, और फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि जी देखिए चूंकि हम मुस्लिम सीटें सारी जीत गए हैं तो इस बेसिस पे जो हमारी डिमांड है पाकिस्तान की वो बननी चाहिए। सो 46 से अगर आप काउंट करें तो 1951 में 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो इलेक्शन होने चाहिए। मगर मसला हमारे साथ ये था कि हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाई थी, तो फेडरल इलेक्शंस तो नहीं हो सकते थे, सूबों के इलेक्शंस हो सकते थे, बिकॉज उनके भी इलेक्शंस उसी टाइम पे हुए थे। तो सबसे पहले पंजाब असेंबली में इलेक्शंस हुए, मगर उसकी बड़ी मज़ेदार कहानी है कि पंजाब असेंबली में जब 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनी वेस्ट पंजाब, ऑफ कोर्स पंजाब डिवाइड हुआ ईस्ट और वेस्ट पंजाब में, तो वेस्ट पंजाब में नवाब ममडोट जो है वो वज़ीर आज़म तब कहते थे, वज़ीर आज़म, फिर बाद में उसको नाम तब्दील करके वज़ीर आला किया
किया गया वो बने। मगर फिर एक टसल शुरू हुई दो बड़े लीडर्स की, नवाब ममडोट की और मुमताज़ दौलताना की। दोनों मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर थे और जिन्ना साहब की सपोर्ट थी ममडोट साहब को। जिस दिन जिन्ना साहब फौत हुए तो दौलताना साहब, जिनको सपोर्ट थी लियाकत अली खान साहब की, उन्होंने उभरना शुरू किया और कोशिश करनी शुरू की कि वो आए। तो ये जो टसल है ये किसी से रिजॉल्व नहीं हुई, जिन्ना साहब से भी नहीं हुई, लियाकत अली खान साहब से भी नहीं हुई। सो बाय द एंड ऑफ इट लियाकत अली खान ने इंस्ट्रक्ट किया, जो गवर्नर थे यहाँ, वैसे बेचारे एक अंग्रेज थे सर फ्रांसिस मूडी, उनको कहा कि जी ये गवर्नमेंट आप डिसमिस कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं डिसमिस कर देता हूँ। बाद में जब पता चला कि जी ये मतलब अच्छा काम तो नहीं था इस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करना, तो फिर लियाकत अली खान साहब ने कहा नहीं मैंने तो नहीं कहा था रियली। तो गवर्नर ने कहा कि जी आपने कहा है, मेरा इससे अब क्या ताल्लुक है। तो वो बेचारा गवर्नर इतना तंग आया वो रिजाइन करके चला गया। ये अगस्त 1949 की बात है। तो उसके बाद चूंकि गवर्नमेंट भी डिसमिस हो चुकी थी, असेंबली भी डिसमिस हो चुकी थी, तो ऑब्वियस था कि जी इलेक्शंस कराए जाएं, ठीक है। वही लोग हैरान होते हैं जी पहली दफा हुआ जी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं कराए टाइम पे 90 दिन। तब भी अगस्त 1949 से लेके मार्च 1951 तक कोई इलेक्शंस नहीं हुए। गवर्नर साहब ने अपनी ही एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी और रूल करना शुरू कर दिया, वही वो चलाते रहे। तो जो बड़े मजे की बात है कि जो असेंबली की मुद्दत है वो गवर्नर ने पूरी की, असेंबली ने पूरी नहीं की और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। मगर फिर देखे ना मार्च में जब अगर असेंबली का भी टाइम पूरा हो गया तो फिर तो कोई रीजन नहीं है इलेक्शन ना कराने का। तो उन्होंने मार्च 1951 में इलेक्शंस कराए। अब ये जो इलेक्शंस थे ये बहुत मजेदार किस्म के थे, बिकॉज पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे। तो दो तीन नई चीजें इन्होंने की। पहली चीज ये की कि 46 के इलेक्शन में हर बंदे को वोट का हक हासिल नहीं था जी। आपके पास प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इस तरह की क्वालिफिकेशंस थी। पर 1951 में उन्होंने फैसला किया कि हर इंसान को जो कि 21 साल से ऊपर है उसको वोट की इजाजत मिलेगी, हर मर्द औरत को इक्वली इजाजत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तकरीबन 88 लाख लोगों को वोट डालने का हक हासिल हुआ। तो पूरे नए इलेक्शन कमीशन ने पूरे नए पेपर वर्क किया, रोल्स बनाए, सब कुछ किया और ये किसकी ख्वाहिश पे हुआ था ये? इस पे बड़ी डिबेट है, वैसे हो सकती है अलग करेंगे किसी दिन। इस पे डिबेट है, मगर देखिए ना बेसिकली ये कि इंडिया ने फैसला कर लिया था। हम तो आज भी इंडिया को देख के फिर रिएक्शन शुरू कर देते हैं। तो इंडिया ने 1949 में फैसला कर लिया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होगा, तो हम छुप नहीं सकते थे। और तब तक पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड चल चुका था जी। तो वो हम छुप नहीं सकते थे, कोशिश कर सकते थे आगे पीछे होने की, मगर वो फिर हमने इलेक्शंस में किया। अच्छा, जब इलेक्शंस का के बारे में वो शेड्यूल अनाउंस हुआ तो एक और मुसीबत आई। अब मुसीबत तो नहीं, कॉम्प्लिकेशन आई। वो ये आई कि पंजाब में तकरीबन 50-60 लाख तो मुहाजिर थे जो इंडिया से हिजरत करके आए थे। अब हम भूल गए, हमें सिर्फ सिंध वाले वो याद है। पंजाब में भी 50-60 लाख थे। अच्छा, उनकी वोटिंग कैसे होगी? तो पंजाब में कोई 40 सीटें पंजाब असेंबली में ऐसी बनाई गई जहां 2 लोग इलेक्ट होंगे, एक लोकल बंदा इलेक्ट होगा और एक महाजर इलेक्ट होगा। अच्छा, लोगों ने जाके एक लोकल बंदे को वोट दिया और फिर एक महाजर बंदे को इलेक्ट किया, क्या कि एक महाजर भी वहां इलेक्ट हो। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन हुई वो तो बहुत ही मजेदार किस्म की थी, बिकॉज उसके अंदर एक तासुर दिया गया कि जी जीतना सिर्फ मुस्लिम लीग ने है, तो बाकियों को खास कोई कोशिश नहीं करनी देनी चाहिए। अरे तो हाँ, सो मेरे ख्याल में इसी एक सेंटेंस में मेरे ख्याल में आजकल लोग समझ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ। सफाइस टू से कि जी जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको कोई कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, जो आज हमें बड़ा शौक है का, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनी। वहाँ वो एक जिना अवामी मुस्लिम लीग थी जहाँ ममडोट साहब भी वहाँ आ गए थे, सोहरावर्दी साहब भी थे वहाँ, तो उनको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली। बल्कि एक वो बड़ा एक फेमस कहानी है, एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे इब्राहिम साहब, ये रेलवे यूनियन के हेड थे। तो उनको वोट पड़ी जा रहे थे, तो लोगों का ख्याल था वो जीत जाएंगे, मगर आखिर में मुस्तरद वोटों की वजह से वो हार गए। सही है, उस तरह के बड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मगर जिस तरह से इलेक्शन हुए ना वो भी बड़े जबरदस्त थे, बिकॉज वो एक नई इजाद थी। क्या हुआ कि 11 दिन तकरीबन 20 से लेकर 30 मार्च तक रोज इलेक्शन होता था। अच्छा, तो रोज सुबह 9 बजे सारे वो इलेक्शन का मशीनरी सेटअप होती थी वगैरह। अच्छा, और जो इलेक्शन का तरीकेकार भी बड़ा जबरदस्त था कि बैलेट पेपर पे सिर्फ कंस्टिट्यूंसी का नंबर और नाम लिखा होता था और आगे बॉक्सेस रखे होते थे डिफरेंट कलर्स के, डिपेंडिंग ऑन के कौन से कैंडिडेट का अलग डब्बा। अच्छा, वहां अगर आपके पास 5 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो फिर रंगों के ऊपर रंग डालते, फिर एक पट्टी लगाते वगैरह, इसी तरह ना 20-25 बॉक्सेस। तो आइडिया ये था कि रोज लोग जो अपना जो वोट है वो उस बक्से में डालेंगे, एंड
ऑफ द डे वो वोट सारे काउंट होंगे। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं वो अपनी डायरी में लिखेंगे कि क्या वोट हुआ है, और फिर अगले दिन फिर दोबारा किया जाएगा, और फिर 11 दिन के आखिर में ये सारे वोट रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर इस पर ठप्पा लगाएगा कि किस बंदे को कितने वोट मिले हैं। तो मेरे ख्याल में अगेन आज इतने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर जो रिजल्ट आप चाहें बड़ी आसानी से आ सकते हैं। वो तो डायरी का कमाल है, वो तो डायरी का कमाल है। बड़े लोगों ने वो डायरी खैर कभी देखी नहीं, तो इसलिए पता नहीं चला कि सोशल मीडिया नहीं था, वो सोशल मीडिया नहीं था। सो बाय द एंड ऑफ इट इलेक्ट हो गए क्या कहते हैं मुस्लिम लीग के कैंडिडेट बहुत ज्यादा, और बड़ी आसानी से वो वोट लेके आ गए। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज पाकिस्तान में पहला एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से वोट मैनूवर किया जा सकता है। तो ये बड़े लोगों ने सीखा। इससे लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने अगेन सारी असेंबलियां साथ ही बनी थी। तो दिसंबर 1951 में उन्होंने जो तब हम जिसको NWFP कहते थे फ्रंटियर, वहाँ भी इलेक्शंस कराए। वहाँ तो जो वहाँ के जो वज़ीर आला थे वो बहुत एक आयरन फिस्ट वाले बंदे थे। उन्होंने कहा कि जी देखें, मतलब इलेक्शंस में जीत तो जाऊंगा मगर अच्छा नहीं लगता कि मैं इलेक्शंस में खड़ा भी हूँ, मुझे बिला मुकाबला जीत जाना चाहिए। छोटी-छोटी ख्वाहिशें सर, छोटी-छोटी ख्वाहिशें। तो वो माशाल्लाह से 2 सीटों से बिला मुकाबला इलेक्ट हुए। तो उन्होंने कहा फिर ठीक इलेक्शन हो रहे हैं। सो वहाँ भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया, मगर चूंकि उस सूबे की पॉपुलेशन कम थी तो वो एक दिन में ही उन्होंने वहाँ वोटिंग की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है कि शुरू में किस तरह से हमने इलेक्शन शुरू की, और ये जो अगेन बड़े लोग कहते हैं जी ये पहले नहीं हुआ, ये केयर टेकर्स कहाँ तक चल रहे हैं वगैरह, हमने बड़ी दफा चलाए हैं। बल्कि जो अगर आप फ्रंटियर असेंबली की देखें तो वहां भी मार्च में इलेक्शन होने चाहिए थे, मगर हमने साल के आखिर में इलेक्शन करा। सो ये हम चलाते रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तारीख के पस मंजर के अंदर ना बहुत कुछ जो आज लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, वो जिस तरह हम पिछली दफा भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ सफर किया है, मगर बहुत चीजों से आगे भी निकला है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए तारीख के जाविये में कि पहली दफा कुछ भी नहीं होता, हमेशा हो चुका होता है, और इससे आगे निकलने के भी तरीके अगर आप में वो जोश और जज्बा हो। अच्छा, ये हमने बात कर ली पंजाब की और KP की। सिंध का कुछ सिलसिला है? जी, सिंध में उनको 1-2 साल बाद ख्याल आया कि जी इलेक्शन कराए। तो उन्होंने कहा कि चलिए जरा यहाँ टाइम ले लेते हैं, बिकॉज सिंध के अंदर एक मसला था कि जो सिंधी थे वो जरा थोड़े से नाखुश हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान बनने के बाद एक बड़ा अजीब किस्म की चीज़ की कि सिंध की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि वो कराची को एज अ कैपिटल यूज करें। तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहां आ गई। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फैसला किया कि सिंध की गवर्नमेंट को कराची से निकाल दें जी, और सिंध की गवर्नमेंट को हैदराबाद भेज दिया। बल्कि कहा जाता है कि सिंध की गवर्नमेंट को पता भी मतलब कम लोगों को चला कि ये फैसला हो चुका है, और खच्चरों के ऊपर उनके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ हैदराबाद भेजे जा रहे थे। अजीब फड्डा डाल दिया भाई, दोनों एक जगह रह लेते, क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल। और सिंध वालों ने उनको कहा भी था कि जी फॉर एग्जांपल असेंबली है, यहाँ आप सुबह के वक्त बैठ जाओ और हम शाम के वक्त, या आप शाम के वक्त बैठ जाओ और हम सुबह के वक्त, तो हम इसको मिलजुल के चला सकते हैं। मगर वहाँ दूसरी बना लो, चलो। जी बिल्कुल। मगर ये है कि जी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को वहाँ निकाला। इसकी वजह से सिंध में बहुत एक इंतशार पैदा हुआ, एक रिफ्ट पैदा हुई मुहाजिर और सिंधी की, और ये बुनियाद है जो आजकल जो हम बात करते हैं मुहाजिर सिंधी कॉन्फ्लिक्ट की, ये बुनियाद है कि सिंधी कहते हैं जी हमने पाकिस्तान को वेलकम किया और इन्होंने आके हमें ही निकाल दिया। सो ये एक बहुत बड़ी ड्रिफ्ट थी। इसकी वजह से सिंध में इलेक्शंस डिले हुआ। फिर अगर इस वाकये की बात कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जी, तो ये मतलब ये भी था। फिर ये भी था कि जो मुहाजिर आए उन्होंने सिंधियों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं की, कहा कि पाकिस्तान हमने बनाया है, आप लोग कौन है? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में हैं, हम पहले से इधर हैं भाई, वो जहाँ बना है हम वहाँ हैं, आप तो बाहर से आए हैं, हम तो यहाँ के हैं। तो वो जो एक रिफ्ट है ना, फिर वो डेवलप होती गई। तो इसलिए सिंध में इलेक्शन कुछ देर बाद हुए, बिकॉज ये जो रिफ्ट थी ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग थी, और सिंध के इलेक्शंस में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग जो इलेक्शंस थे जो मैं जरूर बात करना चाहूंगा, वो थे मार्च 1954 में ईस्ट बंगाल में, जो कि बांग्लादेश है। उधर भी मैं आना चाह रहा था, बिल्कुल। तो वहाँ जो है वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हुए, क्योंकि वहाँ देखे ना 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके थे। मुस्लिम लीग का ख्याल था यहाँ भी वो जीत जाएगी, पहले भी जीती हुई थी। और सबसे अहम बात थी कि पाकिस्तान बनने से पहले जिस सूबे में मुस्लिम लीग का असल में वजूद था वो बंगाल था। बंगाल जी, ठीक है। यहाँ तो उसका वजूद बहुत कम था, कभी गवर्नमेंट भी नहीं, पंजाब में तो कभी गवर्नमेंट भी नहीं प्रॉपर्टी इनकी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि बंगाल में तो हम ही जीतेंगे, मतलब इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। सो वहाँ उन्होंने सोचा ही नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जरा थोड़ी सी हिला दी जाए वगैरह, बिकॉज उनका नॉर्मल एक्सपेक्टेशन थी। बिकॉज देखे ना ओपिनियन पोल थे, ना सर्वेज थे वगैरह, कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने कहा चलिए जी इलेक्शन करा देते हैं। जब इलेक्शन कराए तो 300 में से 10 सीटें मिली।
पोलिंग डे पे भी कोई मैनूवरिंग नहीं हुई जी, पोलिंग डे पे भी कोई पोलिंग डे मैनूवरिंग पे नहीं बस वो एहसास नहीं आया ना, उनका ख्याल ही नहीं था कि वो हारेंगे। अगेन काफी लोग कहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ भी ख्याल नहीं था कि उसको कितनी सीटें मिलेंगी। और तो सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया 300 में से 10 मिली। मगर तब बड़ा कुछ हो इसलिए नहीं सका कि वहाँ पे देखे सोशल मीडिया नहीं था, तो पहले से रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अगर पहले से रिजल्ट आने शुरू हो जाते तो प्लान हो जाता, वहाँ पे अचानक रिजल्ट आया। जी जी। अच्छा फिर क्या? तो वो जब वहाँ रिजल्ट आया तो लोग बड़े हैरान भी हुए, परेशान भी हुए। उन्होंने कहा जी ये तो ठीक बात नहीं है, मगर अब इलेक्शन तो हो गए हैं तो अब करेंगे। अच्छा, तब बड़े मजे की बात है कि धांधली कोई क्लेम नहीं करता था, बिकॉज अगेन नए इलेक्शंस थे ना, तो लोगों का ख्याल नहीं था कि धांधली कह के दोबारा भी करा सकते हैं। ओके, सही है। देखे ना, कोई एक रीजन तो होना चाहिए, और ना तब फॉर्म 45 का मसला था। तो उन्होंने बस इलेक्शन तो करा दी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा पर अगर इलेक्शन करा लिए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पार्टी जीत गई है उसको गवर्नमेंट बनाने दी जाए। हाँ, ये अलग ये एक अलग बात है। तो जब उन्होंने गवर्नमेंट बनानी, उन्होंने कहा ये बंदा ठीक नहीं है, इसको हटाया जाए, किसी और पार्टी का लेके आ जाए। 3-4 सालों में कोई 4-5 लोग वजीर आला बने, फिर वहाँ गवर्नर रूल भी इम्पोज किया गया। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिन वजीर आला को हटाया गया वो थे जी AK फजल हक साहब। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है ये। अगर नाज़रीन को शायद याद हो, शेर बंगाल इनको कह देते। और ये वो हैं जिन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। तो आप इमेजिन करें कि इन पे इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, और इनको हटाया गया। तो चाहे वहां और ये लगाया कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो निस्बत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुस्लिम लीग की थी इस वक्त जी, मुस्लिम लीग की थी। तो वो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये इंडिया जाके लोगों से बातें करते हैं वगैरह वगैरह, तो इनको हटा दिया जाए। तो जो गवर्नमेंट वहां आनी थी, फिर सरकार साहब की गवर्नमेंट थी, 3-4 और लोग थे, मतलब लोग आते जा रहे थे। वो चाह नहीं रहे थे कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट वहां लगे, और वहां फिर गवर्नर बनाया गया सिकंदर मिर्जा साहब को। बल्कि मेरे ख्याल में अगली दफा हम उनके बारे में बात करेंगे, बड़ी अहम शख्सियत है। वो जब वहां गवर्नर बने तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या है जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं रूल, मैं एक मेजर जनरल हूं। बल्कि इनकी भी बड़ी मजेदार किस्म की कहानी है। ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में वाहिद मेजर जनरल थे जो कि आर्मी छोड़ने के 20 साल बाद भी मेजर जनरल बन गए। वाह! ये पॉलिटिकल सर्विस में आ गए थे, तो सिविलियन सर्विस में आ गए थे, मगर अल्लाह मियां का करना ऐसा था, रहम ऐसा था, लेट्स पुट इट दैट वे, कि उनको मिलिट्री में प्रमोशन साथ साथ मिलती रही जबकि वो मिलिट्री में थे नहीं। अच्छा, सही है, इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो फिर 1955 में वहाँ के गवर्नर बने, और उनको ये चार्ज दिया गया कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नापसंद हो तो उसको हटा दिया जाए। तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा हटाया, उनको कंट्रोल में रखा। तो इस तरह से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनने नहीं दी। और अगेन ये आइडिया दिया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कोई ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बनती है तो उसको रहने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी मतलब उसकी असेंबली को नहीं मिलने दिया जाएगा, उसकी गवर्नमेंट्स को हटा दिया जाएगा, करते रहेंगे उसको। जी, काम ना बिल्कुल। तो इस तरह इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई पाकिस्तान में। और जो हमारा जो ये सारा लीड अप है टू द कू ऑफ 1958। मगर यहाँ एक चीज मैं जरूर कहता चलूं कि अभी तो हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जो नॉन पॉलिटिशियंस थे वो क्या कर रहे थे। पर यहाँ मैं एक जरूर बात करूं कि इस टाइम के ऊपर कुछ ही सालों में, पाकिस्तान बनने के 1-2 साल बाद ही एक बहुत बड़ी कोशिश की जानी शुरू हो गई, जिसमें पॉलिटिशियंस को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई गई। अच्छा। और उसके अंदर सबसे अहम चीज थी जो कि सैडली लियाकत अली खान साहब ने शुरू की, वो थी प्रोडा। उन्होंने एक एक्ट लेके आए, पब्लिक इलेक्टेड ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर, जो कि जो कि जनवरी 1949 में आया। अब देखिए पाकिस्तान में मुश्किल 1.5 साल हुआ है, ठीक है, तो आप इमेजिन करें बंदा कितना कुछ वो करप्ट हो जाएगा इस देर में। मगर ये एक एक्ट लेके आया गया कि जिसमें आप बस एक खत लिखेंगे गवर्नर को या गवर्नर जनरल को, मुझे ये वाला बंदा पसंद नहीं है, इसने करप्शन किया, उसके पीछे फिर एकदम में केस शुरू हो जाएगा, फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। और मजे की बात है, जो बंदे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, वो जिस तरह आजकल नैब में होता है ना कि वही बंदे पकड़े गए। मगर इमेजिन करें कि अभी कुछ हुआ ही नहीं था कि उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई, और ये उन लोगों ने की कि जिनको डर था कि अगर इलेक्शंस हुए तो हम हार जाएंगे और ये लोग जीत जाएंगे। तो यानी कि सियासतदान का जी, बिल्कुल। पर ये है कि ये जो रूमर था ना कि सियासत गंदी है, सियासत खराब है, ये एक मेरे ख्याल में हमने 49 से ही कहानी शुरू कर दी थी कि सियासतदान को गंदा करना है और एक इमेज क्रिएट करनी है कि सियासत
ठीक नहीं होती, सियासत अच्छी नहीं होती, सियासतदान होता ही करप्ट है, शेडी बंदा होता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है वगैरह वगैरह। बिकॉज इससे देखे तब इमेज था कि कुछ और सियासतदानों को फायदा मिलेगा, मगर इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने सियासत का ही नुकसान किया और पलटा ऑपोजिट किया। बिकॉज फिर और फोर्सेस जो है दे कैन कम इनटू पावर बाय सेइंग कि जी देखिए ये सारे चोर है, खराब है हमें तो ठीक है। और देखिए तब की चोर की कहानी 49 की और आज की चोर की कहानी वो एक ही पैटर्न रिपीट हुआ है। एविडेंस हो, कोई चीज हो चाहे ना हो, उसका ताल्लुक ही नहीं रहा इससे। जी हम पहुंच गए अब 1954-55 तक। जी जी बिल्कुल। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अगली दफा बात करेंगे सिकंदर मिर्जा साहब की, जी जी बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी और साथ साथ ये जिस तरह हम हिस्ट्री रीलिव करते जा रहे हैं पाकिस्तान की, उसमें इन खास अहम शख्सियात का जिक्र उनसे हम डिटेल में सुनेंगे बंगे साहब से। बहुत शुक्रिया बंगे साहब, दिया आपने जी, थैंक यू जी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए और हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।